आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। द मोस्ट अवेटेड सीरीज घटना चक्र। आज से हम घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस का जो पोर्शन है, डेट मीन्स जो आर्ट्स के जो पेपर है वो आपको यूट्यूब्स पे भी दिखेंगे, ठीक है। और जो हमने साइंस आपको करवाया है, ठीक है, अगर आप ऐप पे जाओगे आपको फोल्डर वाइज बना हुआ है। और भी जो घटना चक्र का जो क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है, जो मुझे लगेगा कि ये चीज़ नहीं करवाया गया है, तो उस क्वेश्चंस को भी घटना चक्र से भी उठा के आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप बिहार दरोगा दे रहे हो तो एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में ये रखोगे, ठीक है, कि आपके लिए कोई भी वो नया क्वेश्चन फॉर्म नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन उठाएंगे और आपके लिए वो एग्जाम्स में डालेंगे। और दो तीन जो यूनिक क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, अगर आपने पेपर सही से एनालिसिस किया है, शायद 64 जो पोस्ट हुआ था उसमें पेन चाव वाला जो क्वेश्चन पूछा था, पान चाव वाला, ठीक है, जो कनिष्क खुशान से, जो कि हमेशा खुशान से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ लिया था, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट क्लाउड होता है वो कौन सा होता है, तो आपका साइरस होता है। तो पूरा आप में ये आपको कंफर्म करता हूँ कि अगर एग्जाम में, ठीक है, आप मेरे पढ़ाए हुए अगर आप सब वीडियोस देख लिए हो जितने ऐप पे है, आपका 80 प्लस स्कोर रहेगा। 80 प्लस डेट में 80 प्लस क्वेश्चंस आप डायरेक्टली सॉल्व करके आओगे। स्टार्ट करते हैं। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो अगर आपको बनना है दरोगा तो जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपको बाद में पछतावा ना हो। ताकि चलिए, तो आज जो सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका मौर्य डायनेस्टी से, ठीक है। देखिए, मौर्य, गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और खुशान बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध और जैनिज्म, ठीक है, और साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ एक चीज आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा हम लोग बेसिक ले लेते हैं ताकि हम जब आगे जो लेसन आएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग मगध का बात करें, आपको पता है 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो था आपका मगध जनपद। इसमें शासन किसका किसका होता है, जल्दी से क्वेश्चन पूछा गया तो हसीना, हरियंग डायनेस्टी सबसे पहले शासन करता है, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग करता है, उसके बाद नंद करता है और उसके बाद मौर्य करता है। तो ये सीक्वेंस आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो मगध डायनेस्टी था, 16 जनपद थे। 16 जनपद में, ठीक है, जो टोटल 16 जनपद में जो सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, तो मगध जनपद था। सबसे पहले उस पर किसने शासन किया, आपका हरियंक डायनेस्टी ने। उसके बाद किसने किया, सुंग डायनेस्टी ने, ठीक है। और उसके बाद किसने किया, आपका सुंग बोल रहा हूँ, शिशुनाग ने किया, ठीक है। तो शिशुनाग ने किया और उसके बाद नंद डायनेस्टी ने किया और उसके बाद आपका मौर्य डायनेस्टी ने किया, ठीक है। सुंग के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे। अब देखो, तो ये तो हो गया आपका मगध पे जो इन लोगों ने किया, जिसमें हम लोग मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, आपका ब्राह्मण साम्राज्य आता है, जिसमें कि आप किसके बारे में पढ़ते हो, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। कन्नव डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो, सतवाना के बारे में पढ़ते हो, तो ये होगा आपका ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा आपका विदेशी आक्रमण होगा, जिसमें सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण होता है वो होता है हिंद यूनानियों का। उसके बाद साका पर होगे, उसके बाद खुशान पर होगे। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि मगध जो था 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद था। पहला क्वेश्चन, ठीक है। उस पर सबसे जो पहले जो शासन किया किसने किया, आपका हरियंक डायनेस्टी ने, ठीक है। उसके बाद आपका शिशुनाग डायनेस्टी ने, ठीक है। उसके बाद नंद डायनेस्टी ने, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी में। इनके अंत होने के बाद को क्या कहा जाता है, उत्तर मौर्य काल, जिसमें क्या होता है, ब्राह्मण साम्राज्य आते हैं, जिसमें आप पढ़ोगे शिशुनाग, कन्नव वंश, उसके बाद आपका सतवाना वंश। और इसके इन लोगों का अंत होने के बाद क्या होता है, आपका विदेशी आक्रमण होता है। उतना पावरफुल कोई साम्राज्य बच नहीं जाता है पूरे भारत में, तब आता है हिंद यूनानी, साका और खुशान। तो ये सीक्वेंस चलेगा, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं और कैसे चीजें चल रही है। आप चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज दिमाग को खोल के रखिएगा, एकदम जब भी वीडियो देखो एकदम आसपास पूरा शांति वातावरण में देखिए, ताकि जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊं, क्योंकि घटना चक्र से बाहर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैं आपको यहाँ डील करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो ये है, क्या है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापित, मतलब कौन सा ऐसा राजा था जो प्रथम, याद रखना, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किनके द्वारा, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगर हम लोग मौर्य डायनेस्टी का अगर हम लोग बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ था माना जाता है 322, कब, 322, 322 से लेके इनका जो शासन काल था याद रखिएगा 185 बीसी तक था, ठीक है। पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जो ये मौर्य डायनेस्टी है इसका शासन काल कब था, तो 322 से लेके 185 बीसी तक। ये भी माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो राजगद्दी पे बैठा था वो कब बैठा था, तो 322 ईस्वी में ही बैठा था। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है
कि जो सेलिकस निकेटर था, ठीक है, आपको पता है सेलिकस निकेटर, तो जो सेलिकस निकेटर था, ठीक है, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, आगे आपको दिखेगा। तो 305 बीसी में आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है, ठीक है, कि जो आपका जो मगध, मगध के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आपको पता है हर्यंग डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ था। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध का जो प्रारंभिक मतलब इनिशियल जो उसका कैपिटल था, प्रारंभिक राजधानी था, वो कहाँ था मगध का, तो राजगिरी या गृहव्रज, ये दोनों याद रखना है, राजगिरी या गृहव्रज दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और याद रखना जो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि सेंट्रोकोटस के नाम से किनको जाना जाता है, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, तो गुप्त, मौर्य, वर्धमान, कुषाण में से सबसे पुराना वंश कौन सा है, आपको देख के पता चल गया होगा, ये है आपका मौर्य। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो आपको याद रखना है वो कौन था, तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे। तो गुप्ता डायनेस्टी आपको पता है, ठीक है, जो माना जाता है कि जो स्वर्ण काल, ठीक है, भारतीय इतिहास का जो प्रथम स्वर्ण काल था वो गुप्ता युग को कहा जाता है, और द्वितीय स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो मुगल पीरियड को कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, पहला स्वर्ण काल गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो गुप्ता पीरियड का फाउंडर कौन था, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग गुप्ता वाला पढ़ेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक टीचर ने एक स्टूडेंट की तरह मैं पढ़ाता हूँ, आपको फैक्ट्स याद रखने। कोई टीचर आएगा वो आपको एकदम कहानी बता के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहानी में आखिर कौन सा याद रखना है। मेरा काम नहीं है वो, मेरा काम ये है कि मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, कहानी को कनेक्ट करूं। तो देखो, श्री गुप्त, गुप्ता पीरियड का जो गुप्त था, ठीक है, ये चंद्रगुप्त वाला गुप्त नहीं है, तो ये गुप्ता पीरियड वाला गुप्त है, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड आपको याद रखना, इसका फाउंडर कौन था, तो श्री गुप्त था, आपको याद रखना है। उसके बाद वर्धमान वंश, याद रखना, वर्धमान वंश को पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है। इवन बीपीएससी में पूछा गया था कि वर्धमान वंश का फाउंडर कौन था, तो वो पुष्यभूति था, इसीलिए पुष्यभूति डायनेस्टी भी इसको बोला जाता है। तो वर्धमान वंश का आपको याद रखना है पुष्यभूति डायनेस्टी। और इसी का जो राजा था, जो बहुत ही फेमस राजा कौन था, याद रखिए, याद करो, शिलादित्य। शिलादित्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिलादित्य किसको बोला जाता है, तो हर्षवर्धन को, याद रखना। तो हर्षवर्धन किस वंश का था, तो वर्धमान वंश का। उसको और किस नाम से जाना जाता था, तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका जो हर्षा था, ठीक है, हर्षा जो था, ठीक है, इसका राजधानी कहाँ था, तो कन्नौज था, आपको याद रखना है। उसके बाद खुशान, जो कि दरोगा का फेवरेट है, मतलब दरोगा का ये जीजाजी, ठीक है, खुशान डायनेस्टी। मतलब यहां से क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। खुशान डायनेस्टी याद रखिएगा, इसके फाउंडर कौन थे, तो खुजल कटफिसेस, खुजल कटफिसेस। और इसके बाद आते हैं भीम कटफिसेस। तो खुजल कटफिसेस देखो, इनके क्या थे, फाउंडर थे खुशान का, याद रखिएगा। इसमें ही हम लोग कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। पूछा गया था एक और क्वेश्चन दरोगा में कि जो कनिष्क का जो कैपिटल था, राजधानी था, ठीक है, वो कहाँ था, तो आपको याद रखना है पुरुषपुर या मथुरा। पर एग्जाम में आपका पुरुषपुर लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ समझ में आ गया गुप्ता, तो बाद में मैंने अभी आपको सीक्वेंस भी समझाया, अभी मैंने आपको समझाया था ना, मगध सबसे पहले तो इन्होंने किया, तो यहाँ मौर्य आ गया। मौर्य के बाद कौन आएगा, शिशुनाग आएगा, कन्नब आएगा, सतवाहन आएगा। उसके बाद हिंद यूनानी आएंगे, साका आएंगे, उसके बाद खुशान आएंगे, इसके बाद गुप्ता लोग आएंगे, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन है यहाँ, आपका मौर्य, ठीक है। चलिए, इतना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे जवान भाई जो सरहद पे हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं, अभी बीच में बोलूँगा नहीं, आप कम से कम ईयरफोन लगा के सब चीज़ सुन लीजिएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन है, आपको पता है विशाखा दत्ता, इसके दो बुक है, जो दोनों बुक आपको याद रखना है। जिस तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। एक तो है आपका विशाखा दत्त का आपका मुद्रा रक्षा, जिसमें कि वो किसने किसके बारे में बताया गया है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। एक इसका और है देवी चंद्रगुप्तम, याद रखना ये देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका विशाखा दत्ता के द्वारा लिखा गया है। और मुद्रा रक्षा किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका विशाखा दत्ता के द्वारा। मुद्रा रक्षा में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आपका जो देवी चंद्रगुप्तम है, इसमें गुप्ता पीरियड के बारे में बताया गया, इसमें पूछा गया, ठीक है, गुप्ता पीरियड के बारे में बताया गया है, किसमें, तो देवी चंद्रगुप्तम में। एक क्वेश्चन बीपीएससी में छपा था, ठीक है, कि जो कौन सा ऐसा गुप्त शासक था, ठीक है, जिसने अपने भाई को मार के राजगद्दी पे बैठा था, तो वो कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। और वो किसको मार दिया था, तो अपना भाई जो था उसका रामगुप्त को मारा था, ठीक है। इसका कहानी मैं समझा चुका हूँ, ऐप पे जाके देखिएगा, ठीक है। और इस चीज का वर्णन जो है आपका इसी में मिलता है, किसमें, आपका देवी चंद्रगुप्तम में। तो देवी चंद्रगुप्तम गुप्ता पीरियड, मुद्रा रक्षा आपका मौर्यन पीरियड, किनके द्वारा लिखा गया, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया, ठीक है।
जहां समझाने वाला है वहीं समझाऊंगा, ज्यादा नहीं। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की मैंने अभी बताया था। सेंट्रोकोटस किसको बोला जाता था? ये ना छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं जैसे कि एसएससी जीडी हो गया या एस मतलब जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। सेंट्रोकोटस के नाम से किनको जाना जाता है? तो आपको याद रखना है किनको जाना जाता है। तो आपको किनको जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। और सबसे पहले सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो आपको याद रखना है विलियम जोन्स ने किया था। अच्छे से ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और यह देखिए यहाँ विलियम जोन्स आ गया। तो विलियम जोन्स से मैंने कल ही आपको करवाया था। जल्दी से एक बार विलियम जोन्स के देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे गए। देखिए विलियम जोन्स ये जो नाम था मैंने आपको कल बताया था इनके बारे में। मैंने आपको क्या बताया था? हमने ये बताया था जो विलियम जोन्स थे, हमने क्या बताया था आपको कि 1784 में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1784 जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो इंडिया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो इंडिया है भारत का, ठीक है, जो कोलकाता में फॉर्म हुआ था 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया किनके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा फॉर्म किया गया था। मैंने विलियम जोन्स से क्या करवाया था आपको याद करो फिर से। मैंने बताया था कि जो विलियम जोन्स थे, जैसे कि शकुंतला हो गया, ठीक है आपका, उसके बाद क्या हो गया? गीत गोविंद हो गया, उसके बाद मनु स्मृति हो गया। तो शकुंतला बहुत बार पूछा गया कि शकुंतला किनके द्वारा इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा। तो शकुंतला हो गया, गीत गोविंद हो गया, मनुस्मृति हो गया, ये तीनों को इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। शकुंतला कालिदास के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इंडिया का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? तो कालिदास को बोला जाता है। गीत गोविंद किनके द्वारा लिखा गया है? तो जयदेव के द्वारा लिखा गया। और मनुस्मृति भी आप याद रखिएगा, मैंने डिटेल में ये सब चीज करवाया है आपको। तो इतना चीज यहाँ से समझ में आया, आगे आई। उसके बाद कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो आपको सबको पता है कौटिल्य, जिनका एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त, जिन्होंने कौन सा बुक लिखा है? अर्थशास्त्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के क्या थे? ये आपके प्रधानमंत्री थे। चाणक्य बचपन में उनका नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है बट ये इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है। किसका है ये? एक शासन, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, तो एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। और याद रखिएगा जो ये आपका कौटिल्य है, जो इनका जो बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है, इसने जो जन है, मतलब वहाँ जो लोग हैं आपको, ठीक है, मगध डायनेस्टी में, उनको 7 भागों में बांटा है, जिसको बोला जाता है सप्तांग सिद्धांत। तो याद रखना सप्तांग सिद्धांत जो लोगों के लेके दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया? कौटिल्य के द्वारा। अब याद रखना इसमें कौन कौन थे? सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग कौन सा है? तो राजा, राजा का दोस्त, राजा, राजा का दोस्त, तो राजा और मित्र हो गया। उसके बाद उसका संभालने वाला होगा पैसा वैसा, तो अमात्य। उसके बाद जनपद, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद कोष, उसके बाद सेन। इसको लिख के याद कर लेना, ये जब डिफिकल्ट करेगा तो पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रकाश डालता है तो राजनीतिक नीतियों पे, अच्छे से याद रखना, राजनीतिक नीतियों पे। अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र से रिलेशन कुछ भी नहीं है। मैकियावेली, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकियावेली किसने लिखा है? तो ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस, ठीक है, तो प्रिंस जो बुक है किसने लिखा है? मैकियावेली ने लिखा। और इसका तुलना किससे किया जाता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। डेमेस्कस, अब याद रखना इसको ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग में ट्रिक से याद करो, क्योंकि बिंदुसार के समय कोई और आया था, अशोक के समय कोई और आया था, तो थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो डेमेस्कस जो भारत आया था किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। डिटेल में मैंने पढ़ाया है, वो मैं यहाँ डिटेल नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको डायरेक्टली हर एक क्वेश्चन ना बहुत एग्जाम में छपा हुआ है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वही बात करूंगा जो एग्जाम में आया हुआ है। तो डेमेस्कस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था, तो लकड़ी से बना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए, याद रखना सिंपल है, कुम्हारा पूछा जाता है कि कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र में। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ है? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। बुलंदी बाग जो एक प्राचीन स्थान है कहाँ है? पाटलिपुत्र, ठीक है। जिस प्राचीन नगर के अवशेष जो आपको कुम्हार से स्थान से प्राप्त है वो कहाँ है? तो पाटलिपुत्र। अब देखो, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से हुआ मौर्य राजा जिसके दक्कन पे विजय, याद रखना पहला मौर्यन राजा जिसने दक्कन पे विजय किया था, चाहे गुजरात पे विजय किया था, ये कौन था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त, देखो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। देखो आपने एक नाम सुना होगा, एक साका किंग था, साका हम आगे पढ़ेंगे, जिनका नाम था रुद्रदमन, ठीक है। तो रुद्रदमन का एक अभिलेख है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जूनागढ़ का जो अभिलेख है, ठीक है, जो जूनागढ़ का जो अभिलेख है ये किनका है? तो ये रुद्रदमन का है। पहला पॉइंट याद रखना। इसी अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि गुजरात पे भी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य में
मिलित था या उसका वहां राज्य चलता था, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना कि एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है कि भारत का, ठीक है, सबसे पहला संस्कृत वाला अभिलेख कौन सा है, तो आप वो भी बोलोगे, वो है आपका रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, याद रखना। और ये जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जो सुदर्शन लेक जो गुजरात में है उसको किसने बनवाया था, तो आपको यहाँ ध्यान देना किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, पर उसका जीर्णोद्धार मतलब उसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया, तो रुद्र दमन ने। देखो सेलिकस, सेलिकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा, ठीक है, अब याद रखना सेलिकस निकेटर किसका था, तो इसका गवर्नर था, किसका, अलेक्जेंडर का। तो सेलिकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध, ए का मतलब अफगानिस्तान, एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो सेलिकस निकेटर था ये कौन था, तो ये अलेक्जेंडर का क्या था, एक लेफ्टिनेंट था, कमांडर था, पहला पॉइंट। दूसरा, सेलिकस निकेटर का पूछा जाता है कि सेलिकस निकेटर को कौन हराता है, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य हराता है। और चंद्रगुप्त मौर्य कब हराता है, 305 ईसा पूर्व में हराता है, इतना याद रखना। उसके बाद इसका एक बेटी होता है सेलिकस निकेटर का, जिसका नाम होता है एलिना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेलिकस निकेटर का बेटी जो एलिना था उसका शादी उसने किससे करवाया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेलिकस निकेटर था इसने एक राजदूत भेजता है किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसका नाम क्या था, तो मेगास्थनीस था। ये सब पूछा जाएगा। और ये वही मेगास्थनीस है जिसने क्या लिखा है, इंडिका लिखा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के, और अब देखो यहाँ अलेक्जेंडर का बात है तो दो तीन चीज अलेक्जेंडर से आप याद रखोगे। सबसे पहले एक वार हुआ था, बैटल ऑफ, इसको क्या बोला जाता है, हिडस्पस, क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ हिडस्पस या बैटल ऑफ झेलम। ये किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ हिडस्पस और झेलम। तो ये अलेक्जेंडर और किसके बीच में हुआ था, पोरस के बीच में हुआ था। याद रखना, बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। और ये कब हुआ था अगर मैं बोल दूं तो 326 ईसा पूर्व, 326 बीसी। तो आपको पूछे बैटल ऑफ हिडस्पस एंड, आपको मैंने ना ऐप पे एक वीडियो डाला था जिसमें पूरा डेट सिर्फ मैंने याद करवाया है, ठीक है, प्लीज उसको देखिएगा। तो 326 बीसी आपको याद रखना है, ठीक है ये चीज। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया, तो 326 बीसी आपको याद रखना है, ठीक है। बैटल ऑफ हिडस्पस, अलेक्जेंडर एंड पोरस, इतना याद रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, कि जब मगध पे कौन जब अलेक्जेंडर ने, ठीक है, सिकंदर ने जब अलेक्जेंडर या सिकंदर वही है, ठीक है, तो आपका सिकंदर ने जब मगध पे, ठीक है, आक्रमण किया था तो उस समय राजा कौन था वहां, तो याद रखना धनानंद था। धनानंद डायनेस्टी का वहां शासन चल रहा था, राजा कौन था, धनानंद था, ठीक है। देखो अफगानिस्तान, यहाँ में क्या लिखा हुआ है, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक साम्राज्य में नहीं था, याद रखना श्रीलंका, याद करो श्रीलंका। श्रीलंका क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, क्या नाम था, महिंद्रा और संघमित्रा को कहां भेजता है, श्रीलंका भेजता है, किसके लिए, तो बुद्धिज्म को आपको। इसलिए क्वेश्चन भी ये भी पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसका प्रयास था कि बुद्धिज्म को भारत से बाहर भी फैलाया जाए, तो वो था आपका अशोक ही, क्योंकि अशोक अपना बेटा बेटी किसको भेजता है, आपका महिंद्रा एंड संघमित्रा को भेजता है, ठीक है। कहाँ भेजता है, आपका श्रीलंका भेजता है, महिंद्रा और संघमित्रा को एक पेड़ लेके भेजता है वहां का राजा को देने के लिए, ठीक है। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राजों का उल्लेख है, तो दूसरा और 13वां आप डायरेक्टली याद रखोगे, जो दूसरा और 13वां जो आपका उसका शिलालेख था उसमें आपका आगे ये भी पढ़ोगे कि इसका जो शिलालेख है, मैंने 13 शिलालेख आपको ट्रिक से याद करवाया, उसका भी वीडियो अपलोडेड है ऐप पे, ठीक है। देखिए तो सेकेंड वाला और 13वां वाला जो है, 13वां वाला में और क्या बताया गया है, तो कलिंग युद्ध के बारे में भी बताया गया, और हृदय परिवर्तन जो हुआ था अशोक का उसके बारे में भी आपको 13वां शिलालेख में मिलता है, ठीक है। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था, ठीक है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा था, इसका प्रमाण कहां से मिलता है, देखो तो अशोक का जितना भी शिलालेख है, ठीक है, मेनली जितना भी उसका शिलालेख है उसमें अपना नाम क्या दर्ज करवाया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो नाम दर्ज करवाया है देव नाम पियादसी या देव नाम पिया। इसका मतलब होता है भगवान का क्या, भगवान का प्यारा, क्या माना जाता है, इसका मतलब भगवान का प्यारा। तो इसी से पता चलता है कि वो हिंदू धर्म में भी आस्था रखता था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा नाम उसने किस रूप में अंकित करवाया है आपका शिलालेख में, तो देव नाम पिया। और पूछा था कि कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसमें उसने अपना आपको मौर्य मतलब मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू अभिलेख, ये सब मिलेगा आपको आगे, भाब्रू अभिलेख, ठीक है।
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी, याद रखना पाटलिपुत्र में। और कितने नंबर का था, तो ये तीसरे नंबर का आपका सभा था। ये भी चीज आपको याद रखना है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। और कितने नंबर का ये सभा था, तो आपको याद रखना कितने नंबर का है, तो ये है आपका 3rd नंबर का था। और इसमें चेयरमैन कौन था, याद करो, तो मुगलीपुट्ट तीसा था। और इसमें एक बुक भी यहाँ लिखा जाता है, यही तीसरे आपका जो बुद्ध का जो ये सम्मेलन हुआ था, कौन सा बुक लिखा जाता है, तो अभिधम पिटक, अभिधम पिटक लिखा जाता है, याद रखना। तो अभिधम पिटक किसने लिखा, मुगलीपुट्ट तीसा ने लिखा। कौन से सभा में लिखा, तो तीसरे सभा में लिखा। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। मौर्य सभा जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, मौर्य शासक मेनली बोलना चला है कि मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एंड दशरथ। दशरथ कौन था, तो ये इसका ग्रैंडसन था, मान लो इसका पोता था, अशोक का पोता कौन था, दशरथ। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मौर्य शासक था जिसने अजीवक संप्रदाय आपको पता होगा, ठीक है, आप मुझे कमेंट करना कि अजीवक संप्रदाय के फाउंडर कौन है, ठीक है, संस्थापक कौन है। तो जो अजीवक संप्रदाय था उनके लिए इन्होंने क्या किया था, क्या बनाया था, आश्रम बनाया था। कौन, तो क्वेश्चन पूछा जाता है अजीवक संप्रदायों के लिए किसने आश्रम बनाया था, तो अशोक और दशरथ ने बनाया था। याद रखना जो बराबर की गुफा है, ये बराबर की गुफा कहाँ है, तो जहानाबाद में है। और इसमें इन्होंने क्या किया था, अजीवक संप्रदाय के लिए, ठीक है, आश्रम बनाया था। आश्रम का नाम याद रखिएगा, लोमस, ठीक है, सुदामा, ठीक है, उसके बाद विश्वकर्मा और आपका करण। तो ये जो आश्रम बनाया गया था ये बराबर की गुफा को काट के बनाया गया था, आजीवक संप्रदायों के लिए बनाया गया था। किनके द्वारा, अशोक के द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बराबर की गुफा कहाँ है, जहानाबाद में है, आपको याद रखना, बिहार में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझो, ये जो रजुक है, मैंने क्या बोला, अब यहाँ देखिए, ये जो रजुक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए आप। देखिए ये जो रजुक थे मौर्य शासन में, अब यहाँ के ना अधिकारी पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो रजुक था क्या था, एक मौर्य शासक में एक अधिकारी था। बट आपको पूछा जाएगा इसका काम क्या था, तो याद रखना जो ये लैंड रेवेन्यू, मतलब ये क्या था आपका जो खेत है, मतलब ऑफिसर ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड फिक्सिंग, जो वहाँ के खेत, मतलब ये लैंड से रिलेटेड था। सबसे पहले तो ये समझ लो, मतलब वहाँ के लैंड वाला जो एरिया था, इसका काम क्या था, तो ये क्या था, लैंड को मेजर करता था, ठीक है, और उसका बाउंड्री फिक्स करता था। तो रजुक था मौर्य शासन में एक अधिकारी। इसका काम क्या था, तो ये ऑफिसर ऑफ लैंड था, मतलब खेतों का एक ऑफिसर था जो लैंड मेजर करता था, उसका बाउंड्री फिक्स करता था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि व्यापारी को, जो व्यापारी के काफिलों को क्या कहा जाता था उस समय, तो सार्थव कहते थे। याद रखना। अब यहाँ आओ, अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक रज्जुक, आजकल ना दरोगा मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। वो अधिकारी जो मौर्य शासन का नहीं था, तो लोग इतना बस पढ़ के चल जाएंगे अग्रहारिक। बट अब जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, युक्ता कौन थे, तो याद रखना युक्ता, ध्यान से समझो, जो रेवेन्यू, ठीक है, जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी थे वो तो युक्ता, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो प्रादेशिका था वो कौन था आपका, तो ये जो था आपका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है आपका आपका प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो होता है प्रादेशिका। इसे आपको थोड़ा मिल भी गया होगा, ठीक है, प्रादेशिक, ठीक है। तो ये क्या था आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, तो आप जो प्रशासन संभालता था उसको प्रादेशिका बोलता था। और रज्जु कौन था, जो लैंड के जो मतलब जो ऑफिसर होते थे जो लैंड को मेजर करते थे। युक्ता भी याद रखना, ये क्या था, राजस्व का। प्रादेशिका आपका, प्रादेशिका मैंने अभी बताया, प्रादेशिका क्या था, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और आपका रज्जु कौन था, तो ये लैंड का मिनिस्टर था, लैंड वैंड को मेजर करके इसको बाउंड्री फिक्स करता था। सारनाथ स्तंभ, तो इसका कौन सा था, अग्रहारिका जो है, आपको याद रखना उस समय ऐसा कोई आपका ऑफिसर नहीं था। इन सबका मैंने बता दिया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था, तो आप जल्दी से बताइए, सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया गया था वो अशोक के द्वारा किया था। ये सारनाथ आपको पता है ना, सारनाथ, ठीक है। सारनाथ को हम लोग ऋषिपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धर्म चक्र परिवर्तन, जो पहला उपदेश जो दिया गया था बुद्ध के द्वारा, वो कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था या ऋषिपट्टनम में दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा कि सारनाथ स्तंभ किसने बनाया, तो अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूपा किसको बोला जाता है, सांची को बोला जाता है। और इसको अगर मैं करंट से अगर जोड़ दूं तो भारत का पहला, ठीक है, सोलर सिटी कौन बना है, तो अभी भी ये बहुत फेमस है, तो सांची जो है आपका मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी बन गया है। सांची का स्तूपा किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूपा आपको याद रखना है अशोका ने बनाया था, जिसको
सर्वश्रेष्ठ स्तूपा भी कहा जाता है। याद रहेगा, 50 तक करेंगे हम, ठीक है। चलिए, और इसका तो आपका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है, बट आप समझ रहे हो कि इसका वैल्यू वीडियो में ही है। देखिए, आप कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंट मठ थे, ठीक है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि घोषित राम मठ, ठीक है, घोषिता राम मठ ये कहाँ है, तो आपका कौशाम्बी में, ठीक है। रणभार स्तूपा, ये स्तूपा कहाँ है, तो कुशीनगर में, ठीक है। उसी तरीके से धामेक स्तूपा कहाँ है, तो सारनाथ में है। और आपका श्रावस्ती में क्या है, तो आपका सहित महत जो है कहाँ है आपका, तो एक कोई प्लेस भी उस समय का इंपॉर्टेंट था, सहित महत पूरा, तो कहाँ है, श्रावस्ती में है, ठीक है। धमेक स्तूपा कहाँ है, तो आपका धमेक याद रखना है आपका सारनाथ में है। और रणभर स्तूपा कहाँ है, तो कुशीनगर में है। कौशाम्बी तो घोषित राम मठ, ठीक है। उसके बाद है सम्राट अशोका की तीर्थ यात्रा का सही क्रम। सबसे पहले उसका जन्म कहाँ हुआ था, आपको पता है, लुम्बिनी में, और लास्ट में आपका कुशीनगर में उनका देहांत हो जाता है। तो ये सीक्वेंस आप पक्का याद रखिएगा। देखिए, लुम्बिनी, ठीक है, और कपिलवस्तु ये तो आपका नेपाल में ही हो गया। उसके बाद बुद्ध गया, ठीक है, जहां उन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति करके उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। उनका देहांत कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ, साथ में श्रावस्ती। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। यहां से याद रखना, जो कुशीनगर है, ठीक है, जो श्रावस्ती है, आपको पूछा जाता है कि जो श्रावस्ती था, ठीक है, तो ये कौन से मतलब महाजनपद का ये राजधानी था, ठीक है। तो कौशल महाजनपद का राजधानी क्या था, ठीक है, श्रावस्ती, ठीक है, याद रखिएगा। और कुशीनगर मल जनपद जो था उसका क्या था, आपका कुशीनगर, ठीक है। और श्रावस्ती किसका था, कौशल का। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त हुआ है, तो प्राकृत भाषा प्रयुक्त हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। गिरनार, ठीक है, सहाबजगढ़ी तथा मेरठ में से वो अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। देखो, मेनली आपको याद रखना है, उसका जो भाषा तो प्रकृति था, ठीक है, प्राकृत था, बट अगर उसका लिपि कौन सा ऐसा इसका मतलब अभिलेख है जिसमें खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, तो सहबाजगढ़ी। याद रखना, डायरेक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, ठीक है, आपके लिए नया क्वेश्चन फॉर्म नहीं किया जाएगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। मैंने बहुत पहले बताया था एक क्वेश्चन कि कौन था ऐसा जिसने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था, तो वो था आपका जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। वह स्थान जहां, ठीक है, प्राक अशोक ब्राह्मीण लिपि का पता चला है, ठीक है। तो अशोक के ब्राह्मीण लिपि का कहाँ पता चला है, तो आपको याद रखना है, वो है आपका अनुराधापुर, ये अभी श्रीलंका में है। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाई से आपका बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्टी लिपि। अशोक के प्रस्तर स्तंभ उसके कैसे थे, अशोक के, तो बढ़िया पॉलिश किए हुए, अखंड, ठीक है, और सुंडाकार है, ठीक है, याद रखना ये सब चीज। उसके बाद है मास्की नेटर। देखो, मास्की अभिलेख, गुज्जर अभिलेख, नेटर अभिलेख, उद्गोलन अभिलेख में नाम लिखित है। देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, अशोक के जितने भी आपके अभिलेख है, सॉरी शिलालेख है या अभिलेख है, ठीक है, इसमें मैं डिफरेंस समझाऊंगा, ठीक है, अभिलेख और शिलालेख में क्या डिफरेंस है। तो आपको याद रखना, मैक्सिमम उन्होंने जहां नाम जितना भी उनका है, बहुत सारा शिलालेख या अभिलेख, उसमें नाम उन्होंने पियादसी लिखा है, ठीक है, जो भगवान का प्यारा हो। बट ये चार जो आपके अभिलेख है, मास्की, गुज्जर, नेटर और उद्गोलन, यहाँ इन्होंने अपना नाम अशोक बताया, याद रखना। इसमें ये दो नाम आप पक्का याद रखोगे, मास्की जो कि आपका कर्नाटका में है, और गुज्जर जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अशोक का रुम्बंदय इस संबंधित है, पूछा जाता है बुद्ध के जन्म का पता कौन से स्तंभ से पता चलता है, अशोक के कौन से स्तंभ से, तो रुम्बंदय स्तंभ, ठीक है। उसके बाद है गुज्जर लघु अभिलेख, मैंने अभी बताया था गुज्जर कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के दांतिया डिस्ट्रिक्ट में, यही पूछा जा रहा है कि ये कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ है आपका, तो आपका दांतिया डिस्ट्रिक्ट में, ये तो मैंने अभी बता दिया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने, मैंने अभी बताया था कि अशोक ने अपने किस स्तंभ लेख में, यहाँ क्या पूछा हुआ है आप देख लो, हाँ, स्तंभ में, ठीक है, अशोक वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। देखो, एक होता है शिलालेख, मेनली शिलालेख ही होता है, ठीक है, उसके बाद होता है अभिलेख, उसके बाद होता है स्तंभ लेख, ठीक है। तो किस स्तंभ लेख में बताया, तो आपका भाबरू हो गया, ठीक है, भानु लिखा गया, भाबरू जो आपका स्तंभ लेख है उसमें अपने आपको क्या बताया है, तो सम्राट बताया है, ठीक है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिलती है, तो कालसी से याद रखना, आपको याद रखना है कि कालसी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। अशोक के पूर्ण रूपन धार्मिक सहिष्णुता का
प्रति परमाणु, मतलब वो सही सुनता था, मतलब वो क्या था कि सब धर्म को इक्वली मानता था। किससे पता चलता है? तो शिलालेख 12 से। कलिंग के युद्ध के विजय, और याद रखिएगा किससे पता चलता है? तो हमें आपका 13वां शिलालेख से, और हृदय परिवर्तन का भी बात उसका 13वां शिलालेख में बताया गया है। अशोक के प्रमुख शिलालेख, जिसको रॉक एडिक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, संगम राज्य के विषय में हमें बताता है, उनमें सम्मिलित है। ठीक है, अब याद रखिएगा कौन सा ऐसा शिलालेख है उसका। ठीक है, पहले तो हमने ये पढ़ा था कि कौन सा ऐसा आपका उसका शिलालेख है जिसमें उसने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के बारे में बताया। तो आपको याद रखना है किसके, तो सेकेंड और 13वां। और अगर मैं संगम के बारे में भी किसमें बताया, क्योंकि संगम तो नीचे ही था, संगम डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा, तो वो भी आपका 12 और 13 में। ठीक है, उसके बाद है चोला, पांड्याय तथा सतवाना में से 49 पे आइए। ठीक है, क्या बोला है? चोला, पांड्याय तथा सतवाना में से वो दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है आपका सतवाना। सतवाहन जो थे, सबसे पहले याद रखना, इसका बहुत यहां से क्वेश्चन छपते सतवाहन से। ठीक है, क्योंकि जो मौर्य डायनेस्टी के बाद कोई एक बड़ा जो साम्राज्य खड़ा किया था वो सतवाहन ही थे। ठीक है, तो सतवाहन का अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कैपिटल क्या था? तो प्रतिष्ठान। ठीक है, याद रखिएगा इसके फाउंडर कौन थे? तो सिमुक। ठीक है, कौन थे इसके फाउंडर? तो सिमुक आपको याद रखना है, कौन थे? सिमुक। और एक चीज याद रखिएगा, पहले ऐसे शासक जिन्होंने, ठीक है, शीशों के सिक्के चलाए थे। शीशों के सिक्के किसने चलाए थे? तो आपको याद रखना है सतवाहन ने ही चलाए थे शीशों के सिक्के। और जो सतवाहन है, कौन से पुराण में सतवाहन के बारे में बताया जाता है? तो आपको याद रखना है मत्स्य पुराण में। ठीक है, और यही पूछा जाएगा कि आपका जो मौर्य के बारे में किस पुराण से हमें पता चलता है? तो आपको विष्णु पुराण से। और यही अगर आपको पूछे कि गुप्त के बारे में किससे पता चलता है? तो वायु पुराण से। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सतवाहन के बारे में नहीं बताया गया था, किसके अभिलेखों में? आपको अशोक के अभिलेखों में। तो अशोक का वह अभिलेख, क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। ठीक है, अशोक का वह अभिलेख, ठीक है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर, ठीक है, पशु बलि रोक लगाई गई थी। ऐसा लगता है कि पाबंदी में सिंपल है, जो भी बलि दिया जाता था, ठीक है, वो किसमें, कौन से ऐसे स्तंभ थे, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि उसने रोक लगाया था? तो 5वां स्तंभ लेख याद रखिएगा। इसी तरीके से हमने एक और पढ़ा था, कौन सा ऐसा शिलालेख है, ठीक है, जिसमें उसने पशु बलियों पे रोक लगाया था? तो शिलालेख 1 मैंने बताया था, तो वहां वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है स्तंभ लेख। तो ये दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, मेनली यही टारगेट रहेगा कि टू द पॉइंट बात किया जाए। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा। बहुत सारी चीजें आपने इस 30 मिनट में आपने सीख लिया। आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टडी हार्ड और पीडीएफ जो फुल कोर्स में उनका तो डल जाएगा अभी, और जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं आप, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा, और वहाँ मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा स्टेटस में, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। जय